हेलो एवरीवन, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो टॉपिक कवर करेंगे वो है मिसाइल और उसके प्रकार की मिसाइल्स एंड टाइप्स ऑफ मिसाइल्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि मिसाइल क्या होती है। व्हाट इज मिसाइल? ठीक है, तो मिसाइल क्या है? मिसाइल इज एन एरियल व्हीकल विच इज़ यूज टू कैरी अ वॉरहेड और वेपन टू अ पर्टिकुलर लोकेशन। यानी कि मिसाइल एक ऐसा हवाई वाहन होता है जिसके माध्यम से युद्ध भार को या किसी हथियार को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक या किसी निश्चित स्थान तक ले जाया जाता है। यहाँ पर ले जाने का मतलब ये नहीं है कि उस हथियार को वहाँ ले जा करके छोड़ दिया जाएगा या रख दिया जाएगा, रखना नहीं है। एक्चुअली धमाका करना या वहाँ पर ले जा करके विस्फोट करना, ये उसका इरादा होता है, डैमेज करना। ठीक है, तो व्हाट इज मिसाइल? मिसाइल इज एन एरियल व्हीकल, हवाई वाहन है। ये जमीन पर नहीं चलता है, ये कहाँ चलता है? हवा के अंदर गति करता है। तो इट इज एन एरियल व्हीकल थ्रू विच वॉरहेड, वॉरहेड यानी कि युद्ध भार, जो विस्फोटक पदार्थ है जिसके माध्यम से आप अपने एनिमी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो या उसको डैमेज पहुंचाना चाहते हो, वो कहलाता है वॉरहेड। इसको कैरी किया जाता है किसी पर्टिकुलर लोकेशन तक। ठीक है, ये ले जाकर के रैंडमली फेंक नहीं देता या उछाल नहीं देता, ये पर्टिकुलर जिस लोकेशन को टारगेट किया गया है उसी लोकेशन पर ले जा करके उस विस्फोटक पदार्थ को धमाका करता है या लेकर के जाता है। ठीक है, चलिए, ये यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा। ठीक है, ये मिसाइल है, हमारी इंडिया की है। इसको जब लॉन्च किया जाता है, ठीक है, ये इस तरीके से ऊपर की तरफ गति करेगी, हवा में बढ़ती जाएगी और अपने जो इसका टारगेट एरिया होगा या टारगेट लोकेशन होगी वहाँ पर जाकर के ये वॉरहेड को, आगे हम देखेंगे युद्ध भार या वॉरहेड क्या होता है, उसको ले जाकर के ड्रॉप कर देगी। ठीक है, और ताकि दुश्मन जो है उसको निशाना बनाया जा सके। चलिए, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिसाइल्स की, कि मिसाइलों के प्रकार कितने होते हैं, या अपन कह सकते हैं कि मिसाइलों को किन किन आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, उनको कैसे कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे पथ के आधार पर। ठीक है, टाइप्स ऑफ मिसाइल ऑन द बेसिस ऑफ देयर पाथ, कि कौन से पथ पर वो गति करती हैं, किस पथ के ऊपर वो गति करती हैं, इसके आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। तो ये दो होती हैं, एक होती है क्रूज मिसाइल, दूसरी होती है बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, क्रूज का मतलब सामान्य भाषा के अंदर अपन बात करें, क्रूज शिप होते नाम आपने कभी न कभी सुना होगा। ठीक है, तो क्रूज करना मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो है आगे की तरफ बढ़ना, स्विफ्टली मूव करना। ठीक है, और बैलिस्टिक का मतलब होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करना, जो ग्रेविटी है उसके अंडर किसी प्रकार से गति करना। ठीक है, तो वो वस्तु मुक्त रूप से गति करती है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है ना, फ्रीली मूव करती है, तो वो कहलाता है बैलिस्टिक। तो थोड़ा बहुत इसके नाम से ही आप समझ जाओगे, बाकी अपन एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रूज मिसाइल की, कि क्रूज मिसाइल क्या होती है और इसकी क्या क्या खास बातें होती है। सबसे पहले तो क्रूज मिसाइल होती कौन सी हैं? तो दोज मिसाइल्स हुज इंटायर फ्लाइट, यानी कि जिनकी पूरी उड़ान जो है वो क्या होती है? इज सेल्फ प्रोपेल्ड एंड गाइडेड, जिनकी संपूर्ण उड़ान स्वप्रणोदित व निर्देशित होती है, दोज आर कॉल्ड क्रूज मिसाइल्स। ठीक है, अब इस चीज़ को समझना थोड़ा, कि ऐसी मिसाइल जिनकी संपूर्ण उड़ान यानी कि पूरे रास्ते जब वो लॉन्च की जाती हैं उससे लेकर के जब वो अपने टारगेट को हिट करती हैं तब तक, पूरी उड़ान के दौरान क्या होगा? तो पूरी उड़ान के दौरान उसको स्वप्रणोदित किया जाएगा। प्रणोदित या सेल्फ प्रोपेल्ड का मतलब क्या होता है? देखो, प्रपल्शन हम पहले स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, कि क्या होता है प्रपल्शन। तो किसी भी जो इंजन के माध्यम से उसको पूरे टाइम तक पावर देते रहना, ये क्या कहलाएगा? आपका प्रपल्शन कहलाएगा। ठीक है, तो ये पूरी उड़ान के दौरान स्वप्रणोदित होती है। ठीक है, सेल्फ प्रोपेल्ड होती है और निर्देशित होती है। निर्देशित मतलब कि आप इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, आप जैसे गाइड करोगे, जैसा निर्देश दोगे, या फिर ये खुद से खुद के लिए निर्देश ले सकती है, डजेंट मैटर, लेकिन पूरे रास्ते के दौरान ये निर्देशित रहती है कि जिस डायरेक्शन के अंदर इसको आगे बढ़ना है उसी डायरेक्शन के अंदर आगे बढ़ेगी। ठीक है, चलिए, फिर अगला इसका पॉइंट जो है कि इनको पूरी उड़ान के दौरान नियंत्रित किया जा सकता है, कि इनकी जो संपूर्ण उड़ान है, पूरी की पूरी फ्लाइट है, उस पूरी जर्नी के दौरान आप कभी भी इनको कंट्रोल कर सकते हो, मैन्यूवर कर सकते हो अगर आप चाहें तो। ये या फिर ये मिसाइल्स जो हैं खुद अकॉर्डिंगली, ठीक है, अपनी पाथ की डायरेक्शन के अंदर चेंज कर सकती हैं या अपनी स्पीड के अंदर भी हल्का फुल्का परिवर्तन कर सकती हैं। ठीक है, जैसे हमारा नहीं होता है कि हम कोई गाड़ी लेकर के किसी रास्ते पर जा रहे हैं या किसी तरफ बढ़ रहे हैं, किसी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो होता क्या है कि अगर कहीं पर मोड़ आता है, आप अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ रहे हो, ठीक है, तो कोई ज़रूरी थोड़ी कि मोड़ आने पर भी आप जो है 60 आर पे ही चलोगे।
तब हमारी स्पीड थोड़ी धीरे हो जाती। तो ये जो मिसाइल होती है, क्रूज मिसाइल जो होती है, इसका पथ पूर्व निर्धारित नहीं होता, आगे हम बात करेंगे। इस कारण से ये जैसा जैसा इसका टारगेट अगर मूव कर रहा है या जिस तरफ भी टारगेट है तो उस तरफ जब ये बढ़ती है, ठीक है, तो इस ज़रूरत के अनुसार ये अपनी स्पीड के अंदर और अपनी डायरेक्शन के अंदर चेंज कर सकती है, ठीक है। इसीलिए दीज कैन बी कंट्रोल्ड ड्यूरिंग द इंटायर फ्लाइट, इनको नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में अगली जो चीज़ है वो ये कि ये गाइडेंस सिस्टम के अनुरूप गति करती हैं। इनके अंदर गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ होता है, हर मिसाइल के अंदर गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ होता है, ठीक है। बट क्रूज मिसाइल्स ऐसी मिसाइल होती हैं जो पूरी तरीके से गाइडेंस सिस्टम के अकॉर्डिंगली गति करती हैं, ठीक है, कि पूरे पथ के दौरान गाइडेंस सिस्टम जो है वो इनको बताता रहेगा कि किधर जाना है, इनका टारगेट किस तरफ है और उसके लिए क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, ठीक है। देखो, अगर आपको क्रूज मिसाइल को समझना है तो आप इसके लिए एक चीज़ इमेजिन कर लीजिए कि एक आत्मघाती, ठीक है, लड़ाकू विमान है, कोई ऐसा जेट प्लेन है जो सुसाइड के लिए निकला हुआ है। सुसाइडल जेट प्लेन होता है, अमूमन जेट प्लेन जो होता है उसको एक फाइटर पायलट उड़ा रहा होता है। यहाँ पे हमारे को क्या देखना है, बस ये कि इसके अंदर पायलट नहीं है। ये जो जेट विमान है इसको आप कंट्रोल कर रहे हो या फिर ये जेट विमान खुद से कंट्रोल हो रहा है, बस इसका बात क्या है, इसकी बात क्या है, तो ये वहां जाकर के भिड़ जाएगा। जो आपका टारगेट होगा, अमूमन क्या करता है फाइटर जेट, तो वो उसको अटैक करता है, डैमेज करने की कोशिश करता है, ये भी उसको डैमेज करेगी, लेकिन ये उससे जाकर टकरा जाएगी और उसको खत्म कर देगी। तो बस आपको जब भी इसको इमेजिन करना हो या समझना हो क्रूज मिसाइल को, आप ये समझिए कोई सुसाइडल जेट प्लेन है, ठीक है। तो जेट प्लेन को जिस प्रकार से पूरे रास्ते के दौरान भाई सेल्फ प्रोपेल्ड, स्वप्रणोदित, उसके अंदर जेट इंजन होता है, इंजन के द्वारा उसकी स्पीड को ऊपर नीचे किया जाता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है, गाइडेड, ठीक है, उसको निर्देशित किया जा सकता है। तो सेम यहाँ पर है। उसके बाद में उसको पूरी जर्नी के दौरान फाइटर पायलट जो होता है जेट प्लेन को कंट्रोल कर सकता है। उसी प्रकार से ये क्या है, ये पायलट लेस सुसाइडल जेट प्लेन है, तो इसमें पायलट नहीं है, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, तो कोई और कंट्रोल कर रहा है या ये खुद से ही गति कर रही है, ठीक है। लेकिन है क्या, तो ये जाकर के उससे भिड़ेगी, पर इसकी स्पीड को या इसको पूरे रास्ते के दौरान कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद में ये अपने गाइडेंस सिस्टम के अनुरूप ही गति करती हैं कि जिधर इनका टारगेट है, अगर वो टारगेट मूविंग है, जैसे समझना इस चीज़ को, मान लीजिए जब ये मिसाइल यहाँ से लॉन्च की गई थी इस जगह से, ठीक है, तो उस वक्त ये टारगेट यहाँ पर था, लेकिन अगर ये टारगेट यहाँ पर चला गया है तो अब इसका क्या होगा, पाथ चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो चीज़ को, पहले ये पाथ जो था ये था, लेकिन अब चेंज हो गया क्योंकि इसका टारगेट जो है वो मूव कर गया है, ठीक है। तो ये भी अपने पथ को चेंज कर लेगी, और इसका पथ चेंज करने के लिए कौन बताएगा इसको, तो वो इसका गाइडेंस सिस्टम जो है वो बताएगा, ठीक है। उसके बाद में दीज आर वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, यानी कि इनका पता लगाना जो है या इन्हें डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। इनको डिटेक्ट करना मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि इनका पथ पूर्व निर्धारित नहीं है, ठीक है। इनका जो पाथ है वो प्री डिटरमाइंड नहीं है, ये किस रास्ते से जाकर के हिट करेंगी ये उसका गाइडेंस सिस्टम जो है वो तय करता है। और गाइडेंस सिस्टम क्या डिसाइड कर रहा है वो किसी को भी नहीं पता है, एनिमी को नहीं पता है। जैसे मैं आपको कहूँ कि जयपुर से अजमेर पहुँचना है आपको, ठीक है, अगर जयपुर से अजमेर जाना है तो आपको क्या पता चलेगा कि मैं नेशनल हाईवे से जा रहा हूँ या मैं किसी दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ या किसी तीसरे रास्ते से जा रहा हूँ, किसी चौथे रास्ते से जा रहा हूँ, आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं कोई सा भी रास्ता जो है उसको ले सकता हूँ, बस क्या है, मेरे को इतना पता है कि जयपुर से चला हूँ और जाना कहाँ है, तो जाना अजमेर है। अब इसके लिए वो यहाँ से इस प्रकार से जा सकता है, कोई इस प्रकार से जा सकता है, कोई इस प्रकार से जा सकता है, ठीक है, इस प्रकार से जा सकता है, कोई इस प्रकार से जा सकता है। तो कैसा भी पथ जो है उसको लिया जा सकता है, तो पता नहीं है कि ये किस डायरेक्शन से जाएगी। जैसे अगर क्रूज मिसाइल के सामने ऑब्स्टिकल आ जाता है किसी प्रकार का, कोई बिल्डिंग आ जाती है या कुछ भी आ जाता है, तो क्रूज मिसाइल इसको डॉज करके, यानी कि इसके पास में से होकर के निकल जाएगी, वो इससे जाकर के भिड़ेगी नहीं। तो अब वो इधर से निकलेगी उधर से निकलेगी, कौन डिसाइड कर रहा है, तो वो इसका गाइडेंस सिस्टम डिसाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस कारण से इसका पाथ या इसका पथ पूर्व निर्धारित नहीं होता है, तो इसी कारण से इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। मैं यहाँ पर इम्पॉसिबल नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बहुत मुश्किल होता है इसका पता लगाना, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो मिसाइल्स होती हैं इनके अंदर जेट इंजन जो है उसका उपयोग किया जाता है। मैंने आपको बोला जब भी आपको क्रूज मिसाइल को सोचना है, ठीक है, तो आप एक चीज़ दिमाग के अंदर लेकर के आना कि ये पायलट लेस सुसाइडल जेट प्लेन है, सुसाइडल जेट प्लेन है। इसी कारण से मैंने क्या बोला इसके अंदर कि जेट इंजन्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जेट इंजन्स का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, पूरे रास्ते के दौरान सेल्फ प्रोपेल्ड हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड कब होंगी, जब इनके अंदर कोई इंजन होगा जो पूरे रास्ते के दौरान इनको एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है, पावर प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है।
तो इस कारण से इनके अंदर जेट इंजन का उपयोग किया जाता है। जेट इंजन जो होते हैं वो कंपैरेटिवली हल्के होते हैं और साथ ही साथ में अच्छी स्पीड भी देते हैं, लेकिन इनकी स्पीड की एक लिमिट होती है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, ये आगे काम आएगी। फिर अगला इसकी जो खास बात है वो ये है कि ये जो क्रूज मिसाइल्स होती हैं इनको जनरली क्लासिफाई किया जाता है स्पीड के आधार पर, इनकी जो गति होती है उसके आधार पर इनको वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है, क्रूज मिसाइल्स को। और इसका उदाहरण अगर हम बात करें कोई क्रूज मिसाइल का, तो हमारे इंडिया की जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो इसका उदाहरण है, ठीक है, कि ब्रह्मोस जो है उसके बारे में आगे हम ब्रीफली और पढ़ेंगे, बट यहाँ पर बस जस्ट एग्जांपल के हिसाब से अगर हमको समझना हो तो वो क्रूज मिसाइल का उदाहरण क्या हो गया, हमारी ब्रह्मोस मिसाइल हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने बात करी है क्रूज मिसाइल के बारे में। अब देखो ये हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है, मैंने अभी बात करी कि क्रूज मिसाइल्स जो होती हैं उनको जनरली क्लासिफाई किया जाता है उनकी स्पीड के आधार पर, ठीक है। तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये हमारी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और यहीं पर जो दूसरी है वो निर्भय मिसाइल है, ये अभी अंडर डेवलपमेंट है, ठीक है, इसके टेस्ट और ट्रायल चल रहे हैं। ये सबसोनिक है, आगे हम बात करेंगे सुपरसोनिक क्या होता है, सबसोनिक क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारी क्रूज मिसाइल्स हैं। क्रूज मिसाइल्स जो होती है ना वो सीधा सीधा आपका यहाँ से लॉन्च हुई और जो उनका टारगेट है उसकी तरफ सीधी बढ़ चलती है, जिस प्रकार से एक फाइटर जेट प्लेन जो है वो जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से जाती हैं, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स। हम अभी बात कर रहे हैं पथ के आधार पर मिसाइलों के प्रकार, ठीक है। उसमें पहला हमने देख लिया क्रूज मिसाइल, दूसरा है हमारा बैलिस्टिक मिसाइल। अब बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में कि बैलिस्टिक मिसाइल्स की क्या खास बात होती है। तो सबसे पहले देखो बैलिस्टिक मिसाइल की क्या खास बात है, तो वो ये होती क्या है, ये तो दोज मिसाइल्स विच आर इनिशियली प्रोपेल्ड एंड गाइडेड, जिनको शुरुआत में तो प्रणोदित व निर्देशित किया जाता है, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, देन दे फॉलो प्रोजेक्टाइल पाथ, ठीक है, अंडर ग्रेविटी एंड हिट देयर टारगेट, यानी कि जिन्हें शुरुआत के अंदर तो प्रणोदित प्रोपेल किया जाता है और उनको गाइड भी किया जाता है, लेकिन उसके बाद में वो प्रोजेक्टाइल पाथ यानी कि प्रक्षेप्य पथ पर गति करते हुए गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन अपने टारगेट को हिट करती हैं, ठीक है। तो अपने बात करी थी बैलिस्टिक का मतलब ही यही होता है कि ग्रेविटी के अंदर फ्रीली मूव करना, ठीक है। तो वही चीज़ है कि वे मिसाइल जिन्हें आरंभ में तो प्रणोदित व निर्देशित किया जाता है, लेकिन तत्पश्चात वे गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन प्रक्षेप्य पथ पर गति करते हुए अपने टारगेट को हिट करती हैं, ठीक है। कैसे काम करती है, क्या करती है, वो अभी अपन इसके अंदर बात करेंगे, ठीक है। देखो ये है हमारी बैलिस्टिक मिसाइल कि बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती हैं वो कैसे काम करती हैं, क्या होता है। देखो ये बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसको यहाँ से लॉन्च किया गया, जब इसको लॉन्च किया जाता है, ठीक है, तो इसके अंदर इंजन्स जो होते हैं वो सेपरेट होती जाती है स्टेजेस, और उसके बाद में देखना कि यहाँ पर शुरुआत के अंदर ये यहाँ से जब लॉन्च किया गया फर्स्ट स्टेज जो है वो सेपरेट हो गई। स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर हमने बात करी थी, वापस इसके ऊपर एक बार अपन आएंगे, पर एक बार इनिशियली मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर सेकंड स्टेज जो है वो सेपरेट हो गई, और उसके बाद में थर्ड स्टेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ बच जाता है आपका री एंट्री व्हीकल। और री एंट्री व्हीकल क्या लेकर के जा रहा होता है, जब अपन ने स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करी थी तब मैंने बताया था कि वो लेकर के जाता है आपका सैटेलाइट को, और यहाँ पर ये जो री एंट्री व्हीकल है ये क्या लेके जाता है, ये आपका लेकर के जाता है वॉरहेड को, जो विस्फोटक पदार्थ है जिसका उपयोग किया जाएगा आपके टारगेट को नष्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब क्या बच गया, देखो नीचे की तरफ ये सारी चीजें जो है सब कुछ सेपरेट होता गया, अब आपका सिर्फ और सिर्फ री एंट्री व्हीकल बचा है, और उसके साथ में एक छोटा सा गाइडेंस सिस्टम जो होता है वो बचा हुआ होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि इंजन की जितनी भी स्टेजेस थी वो सब सेपरेट हो गई हैं। तो शुरुआत के अंदर तो इसको प्रणोदित किया गया, यानी कि इसको प्रोपेल किया गया, ठीक है। शुरुआत के अंदर जब तक इंजन है तब तक आप इसके हल्के फुल्के डायरेक्शन के अंदर चेंजेस भी कर सकते हो, तो हल्का फुल्का निर्देशित भी किया जा सकता है इसको। लेकिन जब इसके सारी की सारी स्टेजेस सेपरेट हो गई हैं, उसके बाद में अब ये सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया है, तो एक बॉम्ब बच गया है, ठीक है, री एंट्री व्हीकल के रूप में, जो अब गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करेगा। ये आप देख रहे हो, अब ये ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी आकर के अपने टारगेट को हिट करेगा, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन के अंदर आप चेंज नहीं कर सकते हो किसी भी प्रकार से। अब ये प्रक्षेप्य पथ पर गति करते हुए, प्रोजेक्टाइल पाथ पर गति करते हुए सीधा अपने टारगेट को हिट करेगा, और कोई इंजन काम नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ ये कैसे गति कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ ये ग्रेविटी के अंडर में गति कर रहा है, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं वापस से इस तरफ बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। तो
अगली जो बात है बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में वो ये है कि दीज कांट बी कंट्रोल्ड आफ्टर लॉन्च। अभी मैंने आपको बताया था कि एक बार जब आप इसको लॉन्च कर देते हो और इसकी स्टेजेस सेपरेट हो जाती, उसके बाद आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अब तो ये उस जगह पर पहुंच चुका है और अब ये ग्रेविटी के अंडर यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन ही गति करके अपने टारगेट को हिट करेगा। देखो, अगर आपको बैलिस्टिक मिसाइल को समझना है तो उसके लिए आप ये समझो कि आप कोई बॉल को या भाले को जब हवा के अंदर फेंका जाता है, ठीक है, आप उस चीज़ को इमेजिन कर लो। तो जब तक भाला आपके हाथ में है तब तक तो आप उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, ठीक है, आप उसको निर्देशित कर सकते, डायरेक्शन को, स्पीड को, उसको आप ऑल्टर कर सकते हो। लेकिन जैसे ही वो एक बार हाथ से आपके निकल गया तो जो एंगल आपने उसको प्रोवाइड करवा दिया है, जो स्पीड आपने उसको दे दी है, उस स्पीड और उस एंगल पर ट्रैवल करते हुए वो अपने टारगेट को हिट करेगा। अब आप उसके डायरेक्शन के अंदर या उसकी स्पीड के अंदर चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वो यही कहा गया है यहाँ पर कि इसको एक बार लॉन्च कर देने के बाद में इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उसके बाद में ये किसके अधीन गति करती हैं? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करती हैं। दीज ट्रैवल अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। फिर अगला जो पॉइंट है वो ये है कि इनको डिटेक्ट करना बहुत ईजी होता है, इनका पता लगाना काफ़ी आसान होता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि जब ये यहाँ से लॉन्च की गई तो किस एंगल पर इसको लॉन्च किया गया, किस स्पीड के साथ लॉन्च किया गया, अगर आपको वो पता चल जाए ना तो आपको इसका पूरा पथ जो है, इसका जो पूरा एंटायर पाथ है वो आपको पता चल जाएगा। कैसे? देखना, जैसे कभी भाला फेंका जाता है या बॉल, क्रिकेट गेम के दौरान बॉल जो है उसको फेंका जाता है तो वो बॉल किसी प्लेयर द्वारा किस एंगल पर किस स्पीड के साथ फेंकी गई है उसके आधार पर क्या होता है कि सामने वाला जो प्लेयर है उसको कैच लेने के लिए वहां पे पहुंच जाता है। तो उसको कैसे पता चला कि वो बॉल वहां पर आएगी? क्योंकि उसका दिमाग ऑटोमेटिकली जिस स्पीड पर उस बॉल को आते हुए देखता है और जिस एंगल पर आते हुए देखता है उसको पता चल जाता है कि बॉल यहाँ पर आकर ही गिरेगी। समझ रहे हो चीज़ को? तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या है कि मिसाइल जब लॉन्च की जाती है तो उस वक्त जो उसकी स्पीड होती है उसको रेडार और दूसरे सिस्टम्स द्वारा उसकी स्पीड को और उसके एंगल को, ठीक है, उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है और उसके आधार पर उसका पूरा का पूरा जो पथ है उसको पता लगा लिया जाता है। और जब आपको उसका पथ पता चल गया तो अब आप क्या कर सकते हो, इसको आराम से इंटरसेप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती हैं इनको डिटेक्ट करना काफ़ी ईजी होता है। क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट करना इजी नहीं होता क्योंकि क्रूज मिसाइल ऐसे नहीं आएगी। क्रूज मिसाइल तो यहाँ से यूं करते हुए किधर से भी आकर के अपने टारगेट को हिट कर सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं उसके बारे में हमारे को पता नहीं बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती हैं उसका रास्ता हमारे को पहले से पता होता है, क्रूज मिसाइल्स का पहले से पता नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में हमने बात करी थी क्रूज मिसाइल्स के अंदर जो है जेट इंजन का उपयोग किया जाता है, लेकिन इनके अंदर किसका उपयोग किया जाता है? तो रॉकेट इंजन का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है रॉकेट इंजन का उपयोग, ये आगे अपन बात करेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं कि इनका जनरली क्लासिफिकेशन जो है वो रेंज के आधार पर यानी कि परास के आधार पर किया जाता है। क्रूज मिसाइल का वर्गीकरण सामान्यतः, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा, लेकिन सामान्यतः जो हम उनको वर्गीकृत करते हैं वो करते हैं स्पीड के आधार पर, उनकी गति के आधार पर। वहीं पर बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं उनका वर्गीकरण या उनका क्लासिफिकेशन हम रेंज के आधार पर या परास के आधार पर करते हैं कि कितनी दूरी तक, कितनी रेंज तक वो मार कर सकती हैं। समझ रहे हो चीज़ को, ठीक है। और अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल के उदाहरण की बात करें तो इंडिया के अंदर जो अग्नि मिसाइल है वो किसका उदाहरण है? वो बैलिस्टिक मिसाइल्स का ही उदाहरण है, ठीक है। चलिए, अब हमने इसके अंदर जो बातें करी है पूरी की पूरी उनको एक बार वापस अच्छे से समझते हैं। देखो, ये है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल। अब देखो, अपन ने बात करी थी कि बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर रॉकेट इंजन का उपयोग किया जाता है। जब अपन स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे तब अपन ने बात करी थी कि कैसे जो है एक रॉकेट या प्रक्षेपण यान जो होता है उसको प्रोपेल किया जाता है, प्रोपल्शन, प्रणोदन उसका किया जाता है, कैसे वो ऊपर की तरफ बढ़ता है और अपने सैटेलाइट जो है उसको वहाँ पर कक्षा के अंदर, ऑर्बिट के अंदर स्थापित करता है, ठीक है। उसके अंदर अपन ने बात करी थी PSLV की, GSLV की, किस प्रकार से जो इंजन की स्टेजेस होती हैं वो सेपरेट होती हैं, ठीक है। तो PSLV और GSLV जो है वो क्या है? प्रक्षेपण यान है। प्रक्षेपण यान को रॉकेट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इसीलिए क्या है कि उनके अंदर जो इंजन यूज किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? रॉकेट इंजन। रॉकेट इंजन ही बैलिस्टिक मिसाइल्स में यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है इस चीज़ को समझो। देखो, होता क्या है कि ये जो मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ये लंबी दूरी के लिए बनाई जाती हैं सामान्यतः, ठीक है। इसीलिए हमने बात करी कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है इनका वर्गीकरण सामान्यतः दूरी के आधार पर या परास, रेंज के आधार पर किया जाता है। तो जितनी दूरी तक आपको इसको भेजना है, समझना इस चीज़ को, ठीक है, कि जितनी दूरी पे आपको इसकी मार करनी है, इस मिसाइल को पहुंचाना है, तो उतना ही आपको इसको
गति देनी पड़ेगी, उतनी ही ऊंचाई देनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे अपन क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के अंदर आपको बॉल जितनी दूरी तक पहुंचानी है, कोई आपका फ्रेंड खड़ा है, कैच खेल रहे हो आप, तो आपका फ्रेंड अगर दूर खड़ा है तो आपको उस बॉल को उतना ही तेज और उतना ही ऊंचा फेंकना पड़ेगा। समझ रहे हो चीज को? अगर जैसे आप यहाँ पर खड़े हो और आपका फ्रेंड यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, तो आपको जो बॉल फेंकनी होगी वो आप क्या करोगे, आप बॉल जो है वो ऐसे फेंक दोगे। वहीं पर अगर आपका फ्रेंड जो है वो यहाँ पर खड़ा है, सपोज करना, तो ये जो बॉल है ये आपको यहाँ से फेंकोगे तो ये यहीं तक ही पहुंचेगी, वहां तक पहुंचानी है आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको थोड़ा ऊंचे एंगल पर फेंकना पड़ेगा और थोड़ा ज्यादा स्पीड के साथ, गति के साथ फेंकना पड़ेगा। वही अगर मैं कहूँ कि आपको और भी ज्यादा दूर फेंकना है बॉल को, आपका दोस्त बहुत दूर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस बॉल को और ज्यादा ऊंचाई पर और ज्यादा गति के साथ में इसको आगे भेजना पड़ेगा। समझ रहे हो चीज को? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको अगर जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है, अगर आपको उनको बहुत लंबी दूरी तक मार करवानी है, ठीक है, कि एक देश से दूसरे देश तक आपको भेजना है, या एक महाद्वीप से, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक अगर आपको उसको भेजना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको उतना ही ऊंचाई पर उसको भेजना पड़ेगा और उतनी स्पीड के साथ भेजना पड़ेगा। अब देखो, जब हमारे को ऊंचाई पर अगर उसको भेज वो अगर मिसाइल जाएगी, तो आपको पता होगा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर कहाँ तक रहता है, तो एटमॉस्फेयर जो है वो ट्रोपोस्फेयर और उससे ज़्यादा, यानी कि क्षोभ मंडल, और उससे ऊपर अगर हद से हद देखोगे आप तो समताप मंडल जो है वहाँ तक ही रहता है। उसके बाद में जो है एयर उतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत ही आप ये कह सकते हो कि उसकी डेंसिटी बहुत कम हो जाती है। तो क्योंकि वहाँ पर वायु नहीं है, एयर नहीं है, ठीक है, तो जो जेट इंजन है वो वहाँ पर काम नहीं कर सकता। जेट इंजन जो है वो वातावरण की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं प्रणोदन के लिए। समझ रहे हो कि ईंधन को बर्न करने के लिए, जो फ्यूल है उसको बर्न करने के लिए, ईंधन का दहन करने के लिए वो वातावरण की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जबकि यहाँ पर तो ऑक्सीजन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ एयर नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन का जुगाड़ खुद से लेकर के जाना पड़ेगा। और ऐसा इंजन जो ऑक्सीजन का जुगाड़ खुद लेकर के चलता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है रॉकेट इंजन। इसीलिए बैलिस्टिक मिसाइल्स के अंदर कौन सा इंजन यूज किया जाता है सामान्यतः, वो रॉकेट इंजन होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्यूल और ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीकारक दोनों मिक्स होते हैं, ठीक है, और इस प्रकार से इसको वातावरण की ऑक्सीजन के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता। तो यहाँ पर जैसे ही आपने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करी तो होगा क्या, यहाँ पर वो इस वातावरण को क्रॉस कर जाएगी और उसके बाद में इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो ऑक्सीजन ये कहाँ से ले लेगा, तो इसका खुद का जो ऑक्सीडाइजर है उससे ये इसको यूज कर लेगा। तो यहाँ से ये जो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ से आपने लॉन्च करी है, अब इस चीज़ को समझना। अब यहाँ पर उसकी पहली स्टेज सेपरेट हो गई, फिर दूसरी स्टेज सेपरेट हो जाएगी, यहाँ पर आकर के उसकी तीसरी स्टेज सेपरेट हो जाएगी, और फिर लास्ट के अंदर बचेगा सिर्फ और सिर्फ री एंट्री व्हीकल। जो मिसाइल के आगे का हिस्सा है सिर्फ और सिर्फ वो बचेगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखो रॉकेट के अंदर क्या होता था कि फर्स्ट स्टेज सेपरेट हो गई, ये यहाँ से सेपरेट हो गई, फिर ये सेकंड स्टेज सेपरेट हो जाएगी, और उसके बाद में ये सेकंड स्टेज सेपरेट हुई, फिर ये यहाँ पे थर्ड स्टेज भी आपकी सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। और इस प्रकार से आपके पास में लास्ट में बचता है सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट, जिसको कक्षा के अंदर, ऑर्बिट के अंदर स्थापित कर दिया जाता है। यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर ये आपके सैटेलाइट के बजाय क्या है, तो ये है आपका री एंट्री व्हीकल। और री एंट्री व्हीकल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये देखना यहाँ पर ये इस वातावरण से बाहर निकल गया था, ठीक है, इससे बाहर चला गया था, और यहाँ पर आकर के ये वापस, ये जो यहाँ पर री एंट्री व्हीकल है ये वापस क्या करता है, यहाँ पर वातावरण के अंदर एंट्री करता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, री एंट्री व्हीकल। कि बैलिस्टिक मिसाइल का एक ऐसा भाग जो वातावरण से बाहर जाता है और वापस वातावरण के अंदर पुनः वातावरण में प्रवेश करता है। इसीलिए इसे क्या कहा गया है, री एंट्री व्हीकल, कि वातावरण के अंदर पुनः प्रवेश कर रहा है जो। और यही जो है ये बॉम्ब है आपका, या विस्फोटक पदार्थ है, या जो भी वॉरहेड है वो है, और ये जाकर के उस टारगेट को हिट करेगा। समझ रहे हो चीज को, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती हैं वो किस प्रकार से गति करती हैं, कि भाई यहाँ पर आने के बाद में ये क्या है, तो केवल ग्रेविटी के अंडर गति करेगी, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि ये ग्रेविटी के अंडर गति कर रही, तो अब आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप इसको निर्देशित या इसको डायरेक्शंस नहीं दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद में ये सीधे सीधे ग्रेविटी के अंदर जाकर के ही प्रक्षेप्य पथ पर गति करते हुए ही अपने टारगेट को हिट करेंगे। और क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि आप इसका पाथ चेंज नहीं कर सकते, तो इसका पाथ प्री डिटरमाइंड है, आपको पता चल गया है। तो इस कारण से अगर आपको इसको इंटरसेप्ट करना है तो आप आराम से इंटरसेप्ट कर सकते हो, इसका पता बहुत आसानी से लगाया जा सकता है।
और इनके अंदर कौन से इंजन्स का उपयोग किया जाता है, तो रॉकेट इंजन्स जो है वो इसके अंदर उपयोग में लिए जाते हैं। और क्यों लिए जाते हैं वो अपन ने बता दिया, और क्योंकि ये बहुत लंबी दूरी के लिए यूज़ में ली जाती हैं, रॉकेट इंजन्स यूज़ किए जाते हैं, तो इसीलिए सामान्यतः जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं उनका वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है, तो वो रेंज के आधार पर, परास या दूरी के आधार पर ही किया जाता है। और इंडिया की अगर कोई, इंडिया या फॉरेन जैसे भी हो, लेकिन जस्ट एक एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो इंडिया की कौन सी है बैलिस्टिक मिसाइल, तो हमारी जो अग्नि है वो बैलिस्टिक मिसाइल का ही एक उदाहरण है। ठीक है, चलिए ये यहाँ पर देखना, ये है हमारी अग्नि थर्ड। अग्नि के जो है 5 वर्जन बन चुके हैं, 5वां भी बन ही रहा है, टेस्टिंग के अंदर चल रहा है। अग्नि 5 जो है और अग्नि 6 भी जो है वो डेवलपमेंट की फेज के अंदर चल रहा है। ठीक है, चलिए अग्नि 6 को हालांकि दूसरा नाम या दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर अब उसको डाल दिया गया है और वैसे ही उसको डेवलप किया जा रहा है। ये अग्नि 3 है, ये हमारी अग्नि 5 है। ठीक है, इनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अब आप बस एक चीज़ को नोटिस करना कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, ठीक है, और जो थोड़ी देर पहले हमने क्रूज मिसाइल देखी थी, इन दोनों में कुछ फ़र्क आपको देखने को मिलेगा कि बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो जनरली काफ़ी बड़ी होती हैं साइज़ के अंदर, पहली बात। और दूसरी बात जो आप इसके अंदर नोटिस करोगे कि ये इनका जो शेप होता है ये कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, जबकि जो क्रूज मिसाइल्स थी उनका शेप किस प्रकार का था, तो क्रूज मिसाइल्स जो थी उनका शेप कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, नॉर्मली। लेकिन ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं ये काफ़ी बड़ी होती हैं और इनका शेप इस प्रकार का होता है। आप देख रहे हो इस चीज़ को। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी होती हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स, और इनका ये जो आगे का ये जो पोर्शन होता है ना, ये आप जो यहाँ तक का ये पोर्शन जो देख रहे हो, ये कहलाता है आपका री एंट्री व्हीकल। ये अलग अलग स्टेजेस होती हैं जो सेपरेट होती जाती हैं और लास्ट में बचता है सिर्फ सिर्फ ये पोर्शन जो आकर के वापस हिट करता है अपने टारगेट को। समझ गए इस चीज़ को। ये थी पथ के आधार पर मिसाइलों के प्रकार, एक थी आपकी क्रूज मिसाइल और दूसरी थी आपकी बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम वर्गीकरण देखते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं प्रक्षेपण मोड के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्च मोड। ठीक है, तो देखो लॉन्च मोड या प्रक्षेपण मोड का मतलब क्या हुआ कि कैसे उसको लॉन्च किया जा रहा है, किस मीडियम से या किस माध्यम से या किस मोड से उसको लॉन्च किया जा रहा है, उसका टारगेट क्या है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला इसके अंदर होता है सरफेस टू सरफेस, यानी कि सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, कि उसको लॉन्च कहाँ से किया जाएगा, तो उसको लॉन्च भी सरफेस से किया जाएगा। सरफेस का मतलब ज़मीन पर कोई बेस स्टेशन होगा, कोई व्हीकल होगा, ठीक है, लॉन्च व्हीकल होगा, उससे उसको लॉन्च किया जाएगा। और वो हिट किसको करेगी, तो जिस टारगेट को वो हिट कर रही है वो भी ज़मीन पर कोई स्थित कोई ग्राउंड बेस हो सकता है, कोई टैंक हो सकता है, या कोई दूसरी चीज़ हो सकती है। ठीक है, या कोई शहर हो सकता है। उसके बाद दूसरा जो वर्गीकरण है वो है सरफेस टू एयर। ठीक है, सतह से हवा में, तो यानी कि इसको लॉन्च किया जाएगा सतह से, लेकिन इसका जो टारगेट होगा वो हवा में होगा, यानी कि वो कोई एरोप्लेन हो सकता है, जेट प्लेन हो सकता है, कोई हेलीकॉप्टर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो वर्गीकरण है वो है एयर टू एयर, यानी कि इसको लॉन्च किया जाता है हवा से, एयर से, और इसका जो टारगेट है वो भी कहाँ है, तो वो भी एयर में ही है। यानी कि सामान्यतः जैसे हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज से ही इनको लॉन्च किया जाता है और इनका टारगेट भी हवाई जहाज या आपका हेलीकॉप्टर ही होता है। उसके बाद में है एयर टू सरफेस, यानी कि ऐसे मिसाइल्स जिनको लॉन्च किया जाता है एयर मीडियम से, यानी कि हवा में जो आपका जेट प्लेन है या हेलीकॉप्टर है वहाँ से, और टारगेट जो होता है वो कोई ग्राउंड पर, सरफेस पर स्थित कोई चीज़ हो सकती है। ठीक है, भले ही वो मूव कर रही है या वो स्टेशनरी है, कोई ग्राउंड बेस हो सकता है, कोई टैंक हो सकता है, कोई और चीज़ हो सकती है, कोई सिटी हो सकती है, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। ठीक है, फिर अगला है वाटर टू वाटर, कि ऐसी मिसाइल जो जल में से ही लॉन्च की जाती है, पानी में से लॉन्च की जाती है, और उसका टारगेट भी वाटर के अंदर ही होता है। इस चीज़ को समझना, वाटर का मतलब समुद्र के ऊपर नहीं होता है, पानी के अंदर होता है। ठीक है, अगर किसी युद्धपोत या जो आपका वॉरशिप होता है उसके ऊपर से लॉन्च की जा रही कोई मिसाइल, तो वो तो सतह पर आएगी। इस चीज़ को समझना, वो सतह वाली कैटेगरी में आ जाएगी। ये आपका वाटर है। ठीक है, ये उसके ऊपर आपका एक शिप जो है वो गति कर रहा है। तो अब शिप के ऊपर यहाँ पर अगर आपका कोई लॉन्चिंग डिवाइस लगा हुआ है और उससे अगर किसी मिसाइल को लॉन्च किया जाता है, तो ये मिसाइल जो है ये सरफेस टू एयर या सरफेस टू सरफेस या सरफेस टू वाटर मिसाइल होगी।
ठीक है ना। ये वाटर टू वाटर मिसाइल नहीं होगी या वाटर टू सरफेस मिसाइल नहीं होगी। वाटर टू सरफेस मिसाइल कौन सी होगी, जो यहाँ से वाटर में से लॉन्च की जाए, ठीक है, वो होगी मिसाइल। जैसे सबमरीन है कोई, यहाँ पर नीचे की तरफ अगर कोई पनडुब्बी जो है वो अगर कोई गति कर रही है तो उसके द्वारा जो मिसाइल लॉन्च की जाती है पानी के अंदर ही, वो इस कैटेगरी के अंदर आएगी। तो थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो वाटर टू वाटर जो मिसाइल्स होती हैं उनको जनरली टॉर्पेडो भी कह सकते हो आप, या अलग इस टाइप की खूब सारी मिसाइल्स होती हैं। फिर अगला जो है कैटेगरी वो है वाटर टू सरफेस या फिर एयर, कि जो लॉन्च तो की गई सबमरीन द्वारा, अंदर से लॉन्च की गई है पानी में से, ये पूरा का पूरा पानी है भाई, ठीक है, लेकिन ये यहाँ से हिट किसको कर रही है, तो ये या तो ऊपर कोई फाइटर जेट है उसको हिट करेगी, या फिर कोई ग्राउंड पर स्थित कोई बेस होगा या कोई जगह होगी उसको हिट करेगी, या फिर किसी युद्ध पोत को हिट करेगी। युद्ध पोत भी क्या है, तो ये भी सतह के ऊपर ही है, इस चीज़ को समझना, ये पानी के अंदर नहीं है। पानी के अंदर होता तो हम इसको वाटर टू वाटर बोल देते कि सबमरीन से दूसरी सबमरीन के लिए जब मिसाइल लॉन्च की जाएगी तो वो वाटर टू वाटर होगी। लेकिन अगर वो किसी युद्ध पोत को हिट कर रही है, किसी नौका को हिट कर रही है, किसी ग्राउंड स्टेशन को या किसी हवाई जहाज को हिट कर रही है, तो वो वाटर टू सरफेस या वाटर टू एयर के अंदर ही आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारे मिसाइल्स हैं उनको प्रक्षेपण मोड या लॉन्च मोड के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, ये देखो, ये है हमारी सरफेस टू एयर भी हो सकती है, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल भी हो सकती है, कि ये एक ग्राउंड पे एक लॉन्च व्हीकल है जिसके द्वारा मिसाइल को लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट या सेकंड कैटेगरी वाली जो मिसाइल है सरफेस टू सरफेस या फिर सरफेस टू एयर के अंदर हो सकती है। उसके बाद में अगली ये देखो, ये एयर टू एयर हो सकती है या एयर टू सरफेस हो सकती है, ठीक है। ये यूएसए का एक प्लेन, फाइटर प्लेन है F-35, उसके द्वारा एक मिसाइल जो है वो लॉन्च की गई है। ये हो सकता है किसी दूसरे फाइटर जेट को उड़ाने के लिए ये मिसाइल लॉन्च की गई हो, या फिर कोई ग्राउंड स्टेशन पर या कोई टैंक जो है उसको उड़ाने के लिए भी ये मिसाइल यूज़ की जा सकती है। तो ये एयर टू एयर हो सकती है, ये एयर टू सरफेस हो सकती है, ठीक है। उसके बाद अगला ये देखो, ये क्या है, तो ये वाटर टू सरफेस या वाटर टू एयर मिसाइल है, कि ये जब पानी के अंदर से लॉन्च हुई है, अंदर से आई है और उसके बाद में ये आगे की तरफ गति कर रही है। देखो, वाटर टू ये जो सरफेस मिसाइल या इस तरीके की जो मिसाइल्स होती हैं, ये अपने आप में डेवलप करना बहुत ही टिपिकल टास्क होता है, क्योंकि इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये जो मिसाइल के अंदर, ये जो मिसाइल को जो गति करवाता है, ये क्या करवाता है गति, ये प्रणोदन करवाता है, प्रोपल्शन करवाता है। प्रोपल्शन में क्या होता है, तो दहन होता है ईंधन का, जो आपका फ्यूल है वो बर्न होता है। ये फ्यूल जो है वाटर के अंदर बर्न नहीं हो सकता है, समझ रहे हो चीज़ को, ठीक है। वहाँ पर आग, क्या पानी के अंदर आप आग लगा सकते हो, क्या नहीं लगा सकते ना, तो वहाँ पे आपको अलग तरीके की टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ करनी पड़ती है। तो उससे आप मिसाइल को लेकर के आते हो सरफेस के यहाँ तक, ठीक है। जो वाटर टू सरफेस मिसाइल्स होती हैं वो जनरली यहाँ तक, पानी जो है, ये सतह जो है यहाँ तक तो गति करती हैं, इसके बाद यहाँ पे आती है और यहाँ पर आने के बाद में वो अपनी डायरेक्शंस को एडजस्ट करती हैं, उसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो अलग होते हैं और फिर पर्टिकुलर एक डायरेक्शन के अंदर वो मूव करना स्टार्ट होती है। इधर जाना है उसको इधर, इधर जाना है इसको तो इधर, जिस भी डायरेक्शन के अंदर उसको आगे बढ़ना है तो वैसे, ठीक है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है। चलिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की। तो मिसाइल्स का जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है उनकी रेंज के आधार पर, परास के आधार पर, ठीक है। तो रेंज के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं हम इनको, या कितने तरीके से देख सकते हैं, तो 4 तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहला है शॉर्ट रेंज, उसके बाद है मीडियम रेंज, फिर है इंटरमीडिएट रेंज और उसके बाद में है इंटर कॉन्टिनेंटल, यानी कि अंतर महाद्वीपीय। शॉर्ट रेंज या कम दूरी की मिसाइल, फिर दूसरी है आपकी मध्यम दूरी की मिसाइल मीडियम रेंज, फिर है आपका इंटरमीडिएट रेंज। देखो, हिंदी के अंदर चक्कर ये हो जाता है कि भाई मीडियम जो है या मध्यम दूरी जो है वो मध्यम होता है, मध्यम के बाद में कुछ वो कहते हैं उच्च मध्यम या निम्न मध्यम जैसा कुछ चीज़ नहीं होती है। तो इसी कारण से इंग्लिश के अंदर तो मीडियम रेंज के बाद में अपन इंटरमीडिएट रेंज को भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये इंटरमीडिएट रेंज या संक्रमणकालीन रेंज जो होती है इसको सीधा सीधा अपन इंटरमीडिएट रेंज ही बोलते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में जो है वो है आपका अंतर महाद्वीपीय, यानी कि ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी मिसाइल जो किसी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक वार करने में सक्षम हो, इतनी लंबी दूरी तक वार कर सके, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर एक चीज़ समझने की है कि क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती हैं उनकी रेंज को अपन अलग अलग आधार पर देखते हैं। यहाँ पर मैं आपके इसके आगे जस्ट सीधे सीधे जो आपकी दूरी है या रेंज है उसको अपन नहीं लिख सकते।
कि अगर मैं बात करूं शॉर्ट रेंज, तो बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए जो 500 किलोमीटर या 600 किलोमीटर की जो रेंज है वो शॉर्ट रेंज में आती है, ठीक है। वहीं पर अगर आप क्रूज मिसाइल की बात करोगे तो क्रूज मिसाइल के लिए 500-600 किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, समझ रहे हो इस चीज़ को, ठीक है। मीडियम रेंज, फिर इंटरमीडिएट रेंज, अंतर महाद्वीपीय जो मिसाइल्स होती हैं, जो जैसे हमारी अग्नि 5 है, ठीक है, तो ये 5000 से 8000 किलोमीटर, यानी कि एक महाद्वीप, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक, यानी कि हम एशिया से लेकर के किसी दूसरे महाद्वीप तक जो है टारगेट करने की क्षमता रख सकते हैं। इतनी अगर लंबी दूरी की जो है, अब वो बैलिस्टिक मिसाइल से हो सकती है, लेकिन क्या क्रूज मिसाइल इतनी लंबी दूरी की हो सकती है? तो क्रूज मिसाइल इतनी लंबी दूरी की नहीं होती है। तो क्रूज मिसाइल के लिए ये पैरामीटर्स जो है वो चेंज हो जाएंगे, लेकिन क्लासिफिकेशन यही रहेगा कि क्रूज मिसाइल जो है वो भी शॉर्ट रेंज होंगी, मीडियम रेंज होंगी, इंटरमीडिएट होंगी। हालांकि अभी तक इंटरकॉन्टिनेंटल नहीं आई है, ठीक है। तो उसके अंदर आप यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं उसको कि शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज। वहीं पे आपकी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो इन चार के अंदर आप उनको जनरली क्लासिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे पर्टिकुलर अपन कोई रेंज नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि क्रूज मिसाइल्स के लिए अलग रेंज यूज़ करनी पड़ जाती है कई बार हमको, और बैलिस्टिक के लिए अलग करनी पड़ जाती है। जस्ट एक जनरल आइडिया आपको हो जाना चाहिए कि क्या रेंज के आधार पर क्या क्या क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला हम देखते हैं कि यूटिलिटी या यूज़ के आधार पर मिसाइल्स कितने प्रकार की होती हैं, उपयोग के आधार पर। तो उपयोग के आधार पर मिसाइल्स जो है उनको अपन दो टाइप से देख सकते हैं। पहली आपकी टैक्टिकल और दूसरी आपकी स्ट्रैटेजिक, यानी कि युद्धक मिसाइल और सामरिक मिसाइल। युद्धक मिसाइल क्या होती है? तो देखो नाम अपने आप में बता रहा है, युद्धक मिसाइल ऐसी मिसाइल जिसको सामान्यतः युद्ध में यूज किया जा सके। और सामरिक मिसाइल या स्ट्रैटेजिक मिसाइल्स किस लिए हो सकती हैं या क्या हो सकती हैं? तो ऐसी मिसाइल्स जो आपको स्ट्रैटेजिक एडवांटेज दे, जो सामरिक हितों की आपकी रक्षा कर सके या सामरिक रूप से आपको किसी दूसरे देश पर एज प्रदान करे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इनके बारे में बात करते हैं, युद्धक या टैक्टिकल मिसाइल और जो आपकी स्ट्रैटेजिक मिसाइल है, सामरिक मिसाइल। सबसे पहली बात, नाम अपने आप में बता रहा है, युद्धक मिसाइल या टैक्टिकल मिसाइल, जिसको टैक्टिकल वॉरफेयर के अंदर या युद्ध के अंदर सीधे सीधे यूज़ किया जाए, तो इनका प्रयोग सामान्यतः युद्ध में किया जाता है। वहीं पर ये जो सामरिक या स्ट्रैटेजिक मिसाइल्स होती हैं, इनका उपयोग जनरली यहाँ पर हर जगह सामान्यतः, भाई ये कोई हार्डकोर बात नहीं की जा रही है, ये सामान्य बात की जा रही है कि सामान्यतः इनका उपयोग जो है वो युद्ध में नहीं किया जाता है। तो फिर हमने क्यों बनाया इनको? तो हमने इनको बनाया है हमारी डिटरेंस कैपेसिटी जो है उसको बिल्डअप करने के लिए, यानी कि जो हमारी निवारक क्षमता है उसके लिए हम इनको डेवलप करते हैं। अब ये निवारक क्षमता या डिटरेंस कैपेसिटी क्या होती है? तो देखो, निवारक क्षमता या डिटरेंस कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि युद्ध को युद्ध होने से पहले ही टाल दिया जाए। जैसे देखो, हमारे पास क्योंकि न्यूक्लियर आर्सनल है या हमारे पास जो नाभिकीय हथियार हैं, इस कारण से क्या होता है कि कोई भी दूसरा देश हमसे पंगा लेने से पहले डरता है कि अगर हमने इनके साथ युद्ध किया तो भाई इसके पास तो न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं या न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये तो हमारे को ख़त्म ही कर देगा, साफ ही कर देगा, तो वो डरेगा, वो आएगा ही नहीं। इसका सिंपल सा एग्जांपल ये देखो कि क्या होता है, आप जैसे रस्ते चल रहे हो आप, ठीक है, आप कोई आपसे टकरा गया, तो या फिर दो गाड़ियाँ जो है, आप भी गाड़ी में जा रहे थे, कोई दूसरी गाड़ी जो थी उसके साथ आपकी टक्कर हो गई, तो वो जो सामने वाली गाड़ी है, अगर वो कैब वाला होगा या कोई नॉर्मल कोई आदमी होगा जो छोटी सी गाड़ी को लेकर के जा रहा है, मिडिल क्लास सा आपको लग रहा है, ठीक है, तो आप उसको भिड़ते ही क्या करोगे, बाहर निकलते ही थप्पड़ वप्पड़ मार दोगे या उसको गाली वाली बक दोगे, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर वो व्यक्ति सामने BMW गाड़ी थी, तो सबसे पहली बात ये है कि हालत आपकी टाइट हो जाएगी कि भाई कांड हो गया, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर उसके ऊपर रेड पट्टी लगी हुई है या कुछ लिखा हुआ है, विधायक लिखा हुआ है या राजस्थान सरकार लिखा हुआ है या इस तरीके का कुछ लगा हुआ है, तो क्या होगा, हालत हमारी टाइट हो जाती है। तो हम कुछ गलती भले ही उसकी होगी, लेकिन क्या होगा, हम पंगा लेने से पहले ही रुक जाएंगे, भाई रहने दो, बाद में क्या पता कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ जाए, ठीक है। तो ये क्या है, ये डिटरेंस कैपेसिटी है कि युद्ध या लड़ाई होने से पहले ही अगला बंदा जो है वो रुक रहा है, ठीक है। तो ये होती है डिटरेंस कैपेसिटी के लिए सामरिक जो मिसाइल्स होती है या स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स जो होती हैं। पर ये सामान्यतः इनको युद्ध में यूज़ नहीं किया जाता, पर इसका मतलब ये नहीं है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने कहा था कि भाई हमारे पास जो ये नाभिकीय हथियार या न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं, ये कोई दिवाली का खिलौना थोड़ी है, हम भी, या दिवाली के फटाके थोड़ी है, हम भी तो यूज़ कर सकते हैं इनको। तो सामान्यतः इनको यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं। समझ रहे हो चीज़ को? उसके बाद में अगली बात करें तो ये जो हमारी युद्धक मिसाइल्स होती हैं या टैक्टिकल मिसाइल्स होती हैं, इनकी रेंज सामान्यतः कम होती है, ठीक है।
इनकी परास सामान्यतः कम होती है, जबकि इनकी परास सामान्यतः ज़्यादा होती है। वापस बोल रहा हूँ, सामान्यतः, जनरली, ठीक है, कोई हार्डकोर नहीं है ये चीज़। पर ऐसा क्यों होता है, सामान्यतः इनकी कम या इनकी ज़्यादा क्यों होती है? देखो, नाम अपने आप में बता रहा है। ये क्या है? ये टैक्टिकल मिसाइल्स हैं या युद्धक मिसाइल हैं, जिनका उपयोग युद्ध में किया जाता है, वॉर में। वॉर जोन कितना बड़ा हो सकता है? हद से हद 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 60, 100 किलोमीटर होगा, 200 किलोमीटर होगा। ऐसा थोड़ी है कि एक वॉर जो है वो यूरोप में पूरे के पूरे में चल रहा है, वो एक वर्ल्ड वॉर हो जाते हैं। पर वो भी कोई पूरे पूरे महाद्वीप में नहीं चल रहे होते हैं, वो वॉर फ्रंट पे ही चल रहे होते हैं। वॉर फ्रंट कितना हो सकता है? 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, लगभग इतना हो सकता है। तो इसीलिए इनकी परास जो है, क्योंकि ये युद्ध में यूज की जाती है सामान्यतः, तो इसीलिए इनकी परास जो है वो सामान्यतः कम होती है। वहीं पर ये क्योंकि डिटरेंस कैपेसिटी के लिए हमने डेवलप करी है कि अगला बंदा पहले ही रुक जाए, ठीक है, तो इसलिए सामान्यतः इनकी परास जो है वो ज्यादा होती है कि भाई चाइना पंगा लेने से पहले घबराएगा कि भाई साहब हमारे पास में अग्नि 5 मिसाइल है जो उसके बहुत बड़े जो एरिया जो है उसको कवर कर सकती है, इवन बीजिंग को भी टारगेट कर सकती है, ठीक है। तो वो घबराएगा कि अगर हमने गलती से भी अटैक किया तो हमारा बीजिंग जो है वो भी नष्ट हो जाएगा, समझ रहे हो चीज़ को। या पाकिस्तान जो है वो भी घबराएगा, कोई और दूसरा कंट्री जो है वो आस पड़ोस का जो इंडिया का है वो डरेगा युद्ध करने से, ठीक है। तो इनकी परास सामान्यतः है अधिक होती है, ठीक है। उसके बाद में जो हमारी टैक्टिकल मिसाइल्स हैं या जो हमारी युद्धक मिसाइल हैं, इनमें कन्वेंशनल जो वॉरहेड्स या वेपन्स होते हैं, जो परंपरागत हथियार होते हैं, उनका उपयोग किया जाता है सामान्यतः, अगेन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और इनमें जो सामरिक मिसाइल होती हैं या स्ट्रैटेजिक हमारी जो मिसाइल्स हैं, इनमें सामान्यतः कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल यानी कि परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों प्रकार के वॉरहेड्स का उपयोग किया जा सकता है। अब ये परंपरागत गैर परंपरागत क्या है, ये आगे हम बात करेंगे। देखो, परंपरागत हथियारों का मतलब होता है कि सामान्य जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं वो जो नॉर्मली डिस्ट्रॉय करने के काम में आते हैं वो, और गैर परंपरागत जिनको हम कन्वेंशनली या परंपरागत रूप से यूज नहीं कर रहे थे, जिनको हमने डेवलप किया है, अभी डेवलप किया है, और वो थोड़े अलग तरीके के होते हैं। जैसे न्यूक्लियर वॉरहेड्स, नाभिकीय, ठीक है, केमिकल जो वेपन्स होते हैं हमारे, रासायनिक हथियार, बायोलॉजिकल वेपन्स, ठीक है, जैविक हथियार, तो वो सारे के सारे क्या हैं, गैर परंपरागत या फिर नॉन कन्वेंशनल वॉरहेड्स होते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज को देखना, इस चीज को समझना कि युद्ध के अंदर ये जो हमारी युद्धक मिसाइलें होती है, टेक्निकल मिसाइल्स होती हैं, ये युद्ध के अंदर यूज की जाती हैं। क्या आप नाभिकीय हथियार को, जो नॉन कन्वेंशनल वेपन है या वॉरहेड है, उसको आप युद्ध के अंदर तुम जहां पे लड़ रहे हो वहीं पे फोड़ोगे क्या? वहां फोड़ दोगे तो खुद भी भस्म हो जाओगे, ठीक है। तो उनको कहाँ यूज किया जाता है? उनको यूज किया जाता है कि लॉन्च तो हम भारत से कर रहे हैं लेकिन जाके गिरेगा वो पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, तो अपन एकदम सेफ हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो आपके नॉन कन्वेंशनल या गैर परंपरागत हथियार हैं, उनको जनरली अधिक परास वाली सामरिक मिसाइल्स जो हैं इनके अंदर यूज किया जाता है। वहीं पे, क्योंकि ये आपके युद्ध के अंदर आप भी वहीं लड़ रहे हो, आपकी सेना भी वहीं लड़ रही है, आपकी एयरफोर्स भी वहीं है, और उसी जगह पर आपको यूज करना है दुश्मन, वो कहते हैं ना कि इन्फेंट्री को या उनके टैंक्स जो है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, या उनकी जो एयरक्राफ्ट हैं, जेट प्लेन्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो इनकी अंदर जो है परंपरागत जो कन्वेंशनल विस्फोटक पदार्थ होते हैं उन्हीं का उपयोग किया जाता है। फिर इसका उदाहरण जो टैक्टिकल मिसाइल है, इसका उदाहरण है आपका जैसे हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है, हमारी पृथ्वी मिसाइल है, ये इन्हीं के अंदर होती है, ठीक है। और जो सामरिक मिसाइल है इनके अंदर अग्नि मिसाइल आ गई, इसका उदाहरण है। अब इस चीज़ के अंदर एक ध्यान रखना कि अमूमन बच्चे जो हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको यूँ लगता है कि युद्धक मिसाइल्स जो हैं वो क्रूज मिसाइल्स हैं और जो सामरिक मिसाइल्स हैं ये बैलिस्टिक मिसाइल हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है। कि ऐसा कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? वो कंफ्यूजन इस कारण से हो रहा है क्योंकि यहाँ रेंज की हम बात करते हैं, ठीक है। तो इस कारण से जनरली लगता है कि यार रेंज की बात कर रहे हैं, ये लंबी दूरी के लिए तो कौन सी यूज की जाती है, तो वो बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज की जाती हैं। इस कारण से कंफ्यूजन हो जाता है। वो वर्गीकरण अलग था, वो पथ के आधार पर था, पाथ के बेसिस पर था। ये यूज के बेसिस पर है, यूटिलिटी के बेसिस पे है, तो दोनों को मिक्सअप नहीं करना, पहली चीज ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे सामरिक मिसाइल जो है हमारी ब्रह्मोस जो है वो गैर परंपरागत हथियारों को, नॉन कन्वेंशनल जो हमारे वेपन्स हैं उनको ले जाने में भी सक्षम है। उसके ऊपर नाभिकीय हथियार ले जाए जा सकते हैं। तो अब क्या ब्रह्मोस को आप सामरिक के अंदर डालोगे? ऐसे नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज देख करके आप इसको नहीं डाल सकते। तो ये जो सामरिक मिसाइल और युद्धक मिसाइल का डिफरेंस है, ठीक है, इसको किसी भी प्रकार से आप बैलिस्टिक या क्रूज के साथ में कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। कि वो अलग आधार पर था, ये अलग आधार पर क्लासिफिकेशन है, ठीक है। चलिए अगला हम बात करते हैं, हाँ सॉरी,
अगली हम बात करते हैं गति के आधार पर मिसाइलों के प्रकार, ठीक है, स्पीड के बेसिस पर। तो इसके अंदर हम इसको 3 कैटेगरी के अंदर बांट सकते हैं। सबसे पहला है हमारा सबसोनिक, ठीक है, उसके बाद दूसरा है सुपरसोनिक, फिर तीसरा है हाइपरसोनिक। यहाँ पर एक वर्ड जो है वो आपको कॉमन देखने को मिल रहा होगा, सोनिक। अपन पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी हम बात कर लेते हैं। देखो, ये जो सोना या सोनिक जो वर्ड है, इसका मतलब होता है ध्वनि की रफ्तार, ठीक है, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ साउंड। तो ध्वनि की रफ्तार जो है उसे कहा जाता है सोना या सोनिक। और फिर बात करते हैं ये जो प्रीफिक्स लगे हुए हैं, सब सोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। देखो, एक होता है इंस्पेक्टर, एक होता है सब इंस्पेक्टर, ठीक है। सब इंस्पेक्टर, सब का मतलब क्या होता है, तो बिलो, किसी चीज़ से जो नीचे होता है उसे कहा जाता है सब, ठीक है, कि सब पार्ट्स हैं या सब इंस्पेक्टर। तो वो क्या है, किसी के अंदर वाले जो पार्ट्स हो गए या इंस्पेक्टर से नीचे वाली जो रैंक होगी उसे कहा जाएगा सब। तो सब सोनिक का मतलब क्या हुआ कि जो ध्वनि की गति है उससे कम, उसे कहेंगे सब सोनिक। सुपर, सुपर का मतलब क्या होता है कि जो एक नॉर्मल लेवल है उससे ऊपर वाली चीज़ को कहा जाता है सुपर। जैसे एक होता है सामान्य आदमी जिसे कहा जाता है मैन, एक होता है सुपरमैन, ठीक है, सुपरमैन के पास क्या है, तो एक्स्ट्रा पावर्स हैं, तो इसीलिए क्या कह रहे हैं अपन उसको, सुपरमैन। तो यदि ध्वनि की रफ्तार से, ध्वनि की रफ्तार को हम 1 मैक कहते हैं भाई, ये चीज़ ध्यान रखना, 1 मैक। तो अगर ध्वनि की रफ्तार जो है वो 1 मैक है, तो उससे नीचे अगर स्पीड है तो वो सबसोनिक हो गया। उसकी रफ्तार से 5 गुना स्पीड तक अगर कोई रफ्तार है या स्पीड है तो उसे कहा जाएगा सुपरसोनिक। और अगर 5 गुना से भी ज़्यादा है तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहेंगे अपन हाइपरसोनिक, ठीक है। तो जैसे कोई मिसाइल है वो ध्वनि की गति से कम गति पर गति कर रही है तो उसे सबसोनिक कहेंगे। अगर वो ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक गति तक गति कर रही है, स्पीड से चल रही है, तो उसे सुपरसोनिक कहेंगे। और अगर वो 5 गुना से भी ज़्यादा तेज़ चल रही है ध्वनि की रफ्तार से तो उसे कहेंगे हम हाइपरसोनिक, ठीक है। तो ये है मिसाइल्स के प्रकार उनकी स्पीड के आधार पर। चलिए अब हम बात करते हैं मिसाइल्स जो हैं उनका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया है कि किन अलग अलग आधार पर हम मिसाइल्स को देख सकते हैं, ठीक है। ये आगे बहुत काम आएगा जब हम आगे बात करेंगे मिसाइल्स के बारे में। जब मिसाइल्स को समझेंगे तो वहाँ पर हम बात करेंगे कि भाई ये इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इंटरकॉन्टिनेंटल क्या बता रहा है, तो वो उसकी रेंज को बता रहा है। बैलिस्टिक क्या बता रहा है, तो वो किस प्रकार से गति करती है, किस पाथ पर गति करती है उसको बताएगा, ठीक है। पर सुपरसोनिक है, सबसोनिक है, क्या है, तो वो उसकी गति को बताएगा। तो इस प्रकार से वो चीज़ें वहाँ पर काम आएंगी, ठीक है। चलिए, तो मिसाइल्स का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। आगे हम देखते हैं हथियारों के प्रकार या टाइप्स ऑफ वॉर हेड्स। वॉर हेड का मतलब क्या हुआ कि ऐसी चीज़ें जिनको वॉर के अंदर यूज़ किया जाए, ऐसी चीज़ें जिन्हें युद्ध में यूज़ किया जाए, ठीक है, दूसरों को डैमेज करने के लिए या एनिमी को डैमेज पहुँचाने के लिए। तो ये जो है ये 2 कैटेगरी के अंदर हम देखते हैं। एक होता है कन्वेंशनल या परंपरागत हथियार और दूसरे होते हैं नॉन कन्वेंशनल या गैर परंपरागत हथियार। कन्वेंशनल कौन से होते हैं, अपन पहले बात कर चुके हैं कि जिनके अंदर सामान्य विस्फोटक पदार्थ जो यूज़ किए जाते हैं। विस्फोटक पदार्थ भी बहुत खतरनाक से खतरनाक हो सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो जैसे अभी थोड़े टाइम पहले रशिया ने वैक्यूम बॉम्ब बनाया था, ठीक है, तो उसके अंदर नॉर्मल जो आपके विस्फोटक पदार्थ हैं उन्हीं को ही यूज़ किया, लेकिन वो डैमेज इतना बड़ा कॉज करता है कि उसे फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहा जाता है, ठीक है। तो वो बहुत बड़े लेवल पर डैमेज कॉज करता है। इतना यूँ समझ लो आप कि कोई बहुत ही माइन्यूट सा अगर आप न्यूक्लियर बॉम्ब भी फोड़ दो ना उसके बराबर, तो वो एक अलग चीज़ है, ध्यान रखना। लेकिन है क्या, तो वो सामान्य विस्फोटक पदार्थ हैं उनके अंदर। फिर नॉन कन्वेंशनल या गैर परंपरागत क्या होते हैं, तो जैसे नाभिकीय हथियार, न्यूक्लियर वेपन्स जो हमने अभी डेवलप किए हैं, परंपरागत रूप से हम उनको उपयोग में नहीं ले रहे थे। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, तो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ही शुरू हुई थी और अब जो है वो आगे कंटिन्यू हो रही है। तो न्यूक्लियर वेपन्स, आपके बायोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, तो ये नॉन कन्वेंशनल वॉरहेड्स होते हैं। जैसे अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है, नोवेल कोरोना वायरस जो फैला हुआ है, तो इसको भी कई लोग जो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ऐसी खूब सारी चल रही है जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि भाई चाइना ने ये जो है बायोलॉजिकल वेपन के तौर पे डेवलप इसको कर रहा था चाइना, लेकिन हुआ ये कि ये किसी दूसरे के ऊपर फोड़ना चाह रहा था, फूट इसके खुद के ऊपर गया। अपने देसी भाषा में कहते हैं ना कि किसी दूसरे पे टूना डालना चाह रहा था, टूना वो जो है वो खुद भी हो गया। तो ये हथियारों के प्रकार थे। अगला हम देखते हैं गाइडेंस सिस्टम के प्रकार कि कितने टाइप के गाइडेंस सिस्टम्स जो हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं जनरली। एक जनरल आइडिया हम अपन देख रहे हैं ताकि क्या होगा कि आगे जब अपन मिसाइल्स के बारे में बात करेंगे तो समझने में आसानी रहेगी हमारे को चीज़ों के बारे में, ठीक है। चलिए, तो गाइडेंस सिस्टम क्या है,
तो वो सिस्टम जो मिसाइल को गति करने के लिए मदद करता है, हेल्प करता है, वो कहलाता है गाइडेंस सिस्टम, कि किस रास्ते पे जाना है, कैसे जाना है। ठीक है, चलिए ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं गाइडेंस सिस्टम। कि पहला हम देखें तो रेडार बेस्ड हो सकता है, रेडार आधारित हो सकता है। ठीक है, दूसरा आपका लेजर बेस्ड हो सकता है, लेजर आधारित हो सकता है। ठीक है, तीसरा आपका हीट या इंफ्रारेड बेस्ड हो सकता है, यानी कि कुछ ऊष्मा को लेकर के या इंफ्रारेड जो होती हैं उनको लेकर के चले। फिर अगला जो है सैटेलाइट या जीपीएस बेस्ड हो सकता है। तो ये अलग अलग टाइप हैं। रेडार बेस्ड क्या होते हैं? रेडार बेस्ड जो गाइडेंस सिस्टम है वो एक्चुअली रेडियो वेव्स जो हैं उनका उपयोग करते हैं। किसके लिए? देखो, ये रेडियो वेव्स जो हैं उनको डिटेक्ट करने और रेंजिंग करने वाले जो सिस्टम होते हैं वो रेडार कहलाते हैं। तो रेडार जो है वो रेडियो वेव्स के आधार पर अपने टारगेट को आइडेंटिफाई कर, जो टारगेट है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसके लिए कौन सा पाथ यूज करना है उसको डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, और जो लेजर के थ्रू अपने टारगेट को पता करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो गाइडेंस सिस्टम क्या होंगे? वो लेजर बेस्ड होंगे। ठीक है, लेजर जो होती है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, वो बहुत लंबी दूरी तक ट्रैवल कर सकती है। तो आपको अगर यहाँ से मान लो आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर दूर या फिर आप उस रेंज के अंदर अगर आपको कोई टारगेट जो है वो बताना है मिसाइल को कि यहाँ आकर के अटैक करो, तो क्या किया जाता है? तो ये किया जा सकता है कि ये एक टारगेट था जिसको आपको डिस्ट्रॉय करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लेज़र जो आपका सिस्टम है उसके थ्रू जो है आप इसको टारगेट कर सकते हो, इसको यहाँ पर लेज़र जो है उसको यहाँ पर आरोपित कर सकते हो। और इस लेज़र को कौन डिटेक्ट करेगा? तो ये आपकी मिसाइल जो लॉन्च की गई है आपके द्वारा, वो इसको टारगेट करके और इसकी तरफ बढ़ी चली आएगी और इसको हिट कर देगी। समझ गए भी चीज़ को? ठीक है, और रेडार बेस्ड होगा तो रेडार सिस्टम इसके अंदर ही लगा हुआ रहता है, मिसाइल के अंदर ही, और वो डिटेक्ट करता रहेगा किस डायरेक्शन के अंदर आगे बढ़ना है, टारगेट किस तरफ है, आगे कहाँ ऑब्स्टिकल है, किधर से मिसाइल को कैसे जाना है, और वो इसको हिट कर देगा। फिर हीट या इंफ्रारेड बेस्ड गाइडेंस सिस्टम होते हैं, यानी कि जिसके अंदर जो टारगेट है उसको लॉक कैसे करोगे आप? तो उससे जो हीट निकल रही है या जो इंफ्रारेड वेव्स उसके माध्यम से निकल रही हैं, आपने ज्योग्राफी के अंदर या साइंस के अंदर आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा कि कोई भी जब हीटेड कोई ऑब्जेक्ट होता है या कोई गर्म वस्तु होती है तो उससे इंफ्रारेड वेव्स, अवरक्त तरंगें जो हैं वो उत्सर्जित होती हैं। ठीक है, तो हीट या इंफ्रारेड के बेसिस पे भी टारगेट को लॉक किया जा सकता है और उस टारगेट को जो है वो फॉलो कर सकती है मिसाइल। ये अमूमन किया जाता है जब ऐसी मिसाइल्स जो किसी एयर टू एयर मिसाइल्स जो होती है जो किसी विमान द्वारा लॉन्च की गई हैं या ग्राउंड स्टेशन द्वारा लॉन्च की गई हैं, लेकिन वो टारगेट किसको कर रही है? तो किसी विमान को टारगेट कर रही हैं। तो जो जेट प्लेन्स होते हैं उनके पीछे क्या होता है? लगा हुआ होता है, तो उनके पीछे होता है इंजन, जहाँ से गर्म गैसेस जो हैं वो निकल रही होती हैं। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पर ये जो हीट का सोर्स है इसको वो क्या कहते हैं अपन, लॉक कर लेता है, और जहाँ जहाँ ये गति करता रहेगा प्लेन उसके पीछे पीछे वो मिसाइल जाती रहेगी। समझ गए ये चीज़ को? तो गाइडेंस सिस्टम जो है वो हीट या इंफ्रारेड बेस्ड हो सकते हैं। अब देखो, रेडार बेस्ड जो है उसका एग्जांपल आकाश मिसाइल जो है वो इसका एग्जांपल है, और लेज़र बेस्ड जो गाइडेंस सिस्टम है उसका उदाहरण लाहट नाम की जो मिसाइल है जो हमने इजराइल से इंपोर्ट की है वो इसका उदाहरण है, लेज़र होमिंग एंटी टैंक मिसाइल। फिर हीट या इंफ्रारेड बेस्ड जो है उसका एग्जांपल हमारी खुद की स्वदेशी निर्मित जो नाग मिसाइल है जिसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी कहते हैं। ठीक है, तो वो इसका एग्जांपल है। फिर सबसे लास्ट में होता है सैटेलाइट या जीपीएस बेस्ड गाइडेंस सिस्टम, जिसके अंदर सैटेलाइट या जीपीएस की मदद से टारगेट जो है उसको डिसाइड किया जाता है, लोकेट किया जाता है, लॉक किया जाता है, और साथ ही साथ में कौन से पाथ को यूज़ करते हुए मिसाइल जो उसको हिट करेगी वो सारा का सारा सैटेलाइट या जीपीएस के माध्यम से किया जाता है। आपको ये नॉर्मली हम इस चीज़ को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हम ओला उबर जो होती है उसके अंदर हमारा जो ड्राइवर है उसको हम मैप के ऊपर आते हुए देखते रहते हैं कि भाई हाँ अभी यहाँ से ऐसे आ रहा है, अभी इस तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो सेम चीज़ क्या है? तो वो सैटेलाइट या जीपीएस को यूज़ कर रही है लोकेशन के हिसाब, ट्रैक करने के हिसाब से और अपने डेस्टिनेशन को लोकेट करने के हिसाब से। तो उसी प्रकार से ये मिसाइल्स ऐसी मिसाइल्स जो सैटेलाइट या जीपीएस को यूज़ करती हैं तो वो इसका उपयोग करते हुए अपने पाथ के साथ साथ में अपना जो टारगेट है उसको भी लोकेट कर सकती हैं। और इसका एग्जांपल क्या हो जाता है? तो हमारी जो पृथ्वी मिसाइल है या अग्नि मिसाइल है, ये सारी ये जो है ये सैटेलाइट या जीपीएस बेस्ड गाइडेंस सिस्टम को ही यूज़ करती हैं। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आज हमने बात करी मिसाइल क्या होती है, मिसाइल का वर्गीकरण देखा, क्लासिफिकेशन देखा कि कौन कौन से बेसिस पे मिसाइल्स जो हैं उनको कैसे कैसे बांटा जा सकता है। ये सारे के सारे क्लासिफिकेशन आगे हमारे काम आएंगे। फिर हमने देखा वॉरहेड के टाइप्स
कि युद्ध भार कितने प्रकार के हो सकते हैं और फिर गाइडेंस सिस्टम के टाइप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे हमारे यहाँ पर जो स्वदेशी मिसाइल्स को निर्मित करने के लिए जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है DRDO द्वारा चलाया गया उसके बारे में। थैंक यू।